नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद पुष्पेंद्र पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज की तरफ से आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप उनको पढ़ के अपना अध्ययन को जारी रख सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना वायरस की वजह से क्लासेस कॉलेज में नहीं चल पा रही है, ठीक है। तो जब तक अगर आपको कॉलेज में नहीं प्रोवाइड हो पा रही क्लासेस, तब तक आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। आप उनसे अपना बेस मजबूत करें और जो भी सिलेबस आपको टीचर करवा रहा है उसको आप एक नोट्स में बनाते जाएं। जैसा कि आज मैं आपको क्लास 9 के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैथ में बेसिक जो आपने क्लास 8 तक पढ़ी हुई है चीज़ें, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा आपको पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, दोबारा से आपको बता रहा हूँ। उसमें आप देखें और जो जानते हैं उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उसको आप सीखें। आज मैं आपको नंबर के बारे में बताऊंगा, संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा सा, कि आपका परमेय संख्या क्या होती है, इंटीजर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास जो नंबर होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स या फिर हम सम्मिश्र संख्याएं उनको बोलते हैं। ये आपने पहली बार सुना होगा, सम्मिश्र संख्या। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है इसमें वास्तविक भाग और एक होता है इसमें काल्पनिक भाग, ठीक है। जी, आपने सबसे पहली बार सुना हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। तो अगर आपने देखा हो कभी भी अभी, तो √-1 का मान आपने नहीं माना, आपको मालूम नहीं होगा। तो जब भी कभी माइनस संख्याओं का हमें रूट निकालना पड़ता है, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे आयलर, उन्होंने वर्ड दिया था इसके लिए I√-1 का मान आई होता है, या फिर कह सकते हैं -1 का मान I² होता है। इसी की तरीके से अगर हम I³ की बात करें तो हो जाता है -I की पावर 4 की बात करें तो हो जाएगा 1, क्योंकि I² का स्क्वायर बनाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा +1। इस तरीके से आप किसी भी नंबर की पावर ज्ञात कर सकते हैं। आपको बस इतना जानना है कि जो कॉम्प्लेक्स वर्ड आया है कहाँ से आया है। किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर हमें माइनस रूट निकालना पड़े तो इसमें आ जाता है, काल्पनिक पार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो हर एक नंबर रियल और काल्पनिक भाग से मिला कर बना होता है। अब जनरली जरूरी नहीं है कि हर एक संख्या में हमारे दोनों भाग उपस्थित हो। कभी कभार क्या होता है, दोनों भाग उपस्थित होते हैं, या फिर कभी कभार काल्पनिक अकेला हो सकता है, या फिर वास्तविक अकेला। हमें इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है, इतना ही हमने जो बता दिया वो आपके लिए काफ़ी है। जब आप 12th में जाएंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा और आप डीप में पढ़ेंगे, वो आपके लिए बात का काम है। अभी आप वास्तविक भाग में अगर बात करें तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, या इसको वास्तविक भाग बोला है, इन सभी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होता है वो समझ लीजिए। कोई भी एक लाइन है जिसपे आपके सारे नंबर लिखे जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर हमने लिखा 0 से लेफ्ट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, और 0 को राइट साइड में सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से ये डॉट डॉट कहीं तक भी जा सकते हैं, इंफिनिटी। और इसी तरीके से यहाँ जाएँ -1, -2, -3, -4 और कहाँ तक जा सकते हैं, ∞ तक। तो कहीं तक भी हम नंबर लिख सकते हैं। प्रत्येक नंबर की बात अगर बीच में बात करें हम, तो असंख्य नंबर होते हैं। जैसे हम बात करें इस 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं हम। 0.1, 0.12, 0.00, 1, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हमारे दिमाग में आए। इसलिए हमने बोला क्या है कि 0 से 1 के बीच में या दो नंबरों के बीच में असंख्य संख्याएं होती हैं। अब बात आती है हमारी जो संख्याएं होती हैं इसमें वो किस तरीके से हम विभाजित करते हैं, या उनको हम परिवर्तन कैसे करते हैं। तो अगर हम वास्तविक भाग की बात करें तो वास्तविक संख्याओं को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा होता है परमेय संख्याएं, तो एक होता है हमारा अपरिमेय संख्या।
इससे पहले भी थोड़ा सा और एक बात कर लेते हैं परमेय संख्या से पहले हमारे पास इसको हम बोलते हैं सभी को मिला के इंटीजर या इसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक में सिर्फ हम क्या लेंगे, जितने नंबर लाइन पे लिखे हुए हैं बस वही नंबर लिए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। इसके अंदर के जो हमने पार्ट है मतलब पॉइंट 1 ये सब चीज़ें हम इसके अंदर नहीं लेते हैं। इंटीजर में हमारा 3 प्रकार के इंटीजर होते हैं। एक तो हमारा आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 0 और एक तुम्हारा क्या आ जाएगा नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव 0 और पॉजिटिव इंटीजर। ये 3 प्रकार के नंबर्स होते हैं। अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होगा -∞, सबसे छोटा होगा। नेगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। क्योंकि तुमने देखा होगा जैसे अगर -1 लिखा है इसका मतलब किसी बंदे को 1 रुपये देना है किसी का, लेकिन अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो -2 -3 -4 -5 -6, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा वो निगेटिव होता चला जाएगा उतना ही नंबर क्या होता चला जाएगा, वो छोटा होता चला जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा जो निगेटिव इंटीजर होगा वो -1, इसके बाद हम कितना भी आगे जाएंगे वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे -1 से छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर में कहाँ से आते हैं हम 1 से लेंगे और कहाँ तक जाएंगे इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे हम बात करें प्राकृतिक संख्याएं या होल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती है 1 से लेके, ये सब हमारे नंबर क्या है प्राकृतिक संख्याओं में अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इंटीजर लेके यहाँ n लिख सकते हैं, n तक जा सकते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं, अगर हम इसमें 0 को ऐड कर लें तो हमारी तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इनको, जो इंटीजर होते हैं या जो नंबर्स होते हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या। होती हो जाएंगी आपकी परमीय संख्या। परमीय संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो ऐसी संख्याएं जिनको हम क्या कर सकें P/Q के रूप में लिख सकें और वहाँ पर Q ≠ = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परमीय संख्या कहलाती हैं। जैसे हम लिखें 2, 2/3, 5/7, 9/11, इस तरीके से कोई भी नंबर लिखते हैं हम तो सब क्या हो जाएंगे आपके परमीय संख्या हो जाती है, 22/7। ठीक है, इस तरीके से मतलब क्या है, कोई भी नंबर ले लें हम और वो तुम्हारा क्या हो शांत दशमलव हो, अगर हमारा कोई भिन्नात्मक पार्ट लिखा है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, परमीय संख्या के अंतर्गत। इसमें एक चीज़ और होता है, कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या या होल नंबर में से कोई नंबर लिखा है वो सभी क्या होते हैं, परमीय संख्या होती है, क्योंकि हम उसकी बटे में 1 लिख सकते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परमीय संख्याओं के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपरमीय संख्या कौन होती है। ठीक है, अपरमीय संख्या वे संख्या होती हैं जो कि किसी भी संख्या के भाग देने पे वो क्या हो, आवृत्ति ना हो या फिर शांत दशमलव में ना हो। ठीक है, अब ऐसी संख्या आएंगी कहाँ से, तो अगर हम किसी भी संख्या का रूट लेते हैं तो वो सभी संख्या क्या हो जाती हैं, अपरमीय संख्या हो जाती है। क्योंकि जब भी हम प्राकृतिक संख्याओं का रूट लेंगे तो हमेशा ना तो आवृत्ति होगी ना ही उसका दशमलव कभी खत्म होगा, वो सभी संख्या क्या हो जाती हैं, अपरमीय संख्या हो जाती है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को हम नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 4 को हमने छोड़ दिया, इसके बाद जाएंगे तो 9 छूट जाएगा, क्योंकि हमारा 4 का वर्गमूल कितना आ जाता है 2, वो हमारी क्या बन जाएगी, प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। 9 का हम वर्गमूल लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा
3 और 3 क्या है, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो वो सभी संख्या क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी जिनका हम रूट लेते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसी संख्या है जैसे पाई है, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं है इसका। अगर हम 22/7 लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम अकेले पाई की बात करेंगे तो पाई हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है। बहुत ज़्यादा अंकों तक इसको विज्ञानी निकाल चुके हैं, अभी तक उसका कोई निश्चित मान नहीं हो पाया। इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या के साथ रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम परिमेय अपरिमेय जान लिए तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें जानते हैं। जैसे हमारे पास जो चीज़ें होती है, तो सम संख्या होती है, एक विषम संख्या। तो सम संख्या के बारे में जानते हैं, क्या होती है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनमें अगर हम 2 से भाग दें और वो भाग पूर्णतया चला जाए तो वो सब संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। जैसे हमारा हुआ 2, 4, 6, 16, 25। ठीक है, सॉरी 25 2 से नहीं कटेगा, कोई भी ले लो, 24 ले लो, 106 ले लो, उतना भी ले सकते हैं। मतलब बस क्या होना चाहिए, जो कि तुम्हारा संख्या ऐसी है जो 2 से क्या हो, पूर्णतया कट जाए। मतलब उसका भाग पर क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए 2 से भाग देने से। तो वो सब संख्या क्या कहलाएंगी, तुम्हारी सम संख्या कहलाएंगी। विषम संख्याओं में कौन आएंगी, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया ना कटे, वो सब संख्याएं क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगी। जैसे हमारा हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 25, 35। ठीक है, 47, 47, ये सब क्या है, आपकी विषम संख्या है। बस इनमें हमें क्या करना होता है, सिर्फ 2 से भाग दिया, अगर 2 से भाग चला जाए तो सम संख्या और ना जाए तो विषम संख्या। सम संख्या का मतलब हम लास्ट डिजिट से ही पता कर लेते हैं। अगर हमारा लास्ट का डिजिट जो भी अंक दिया हुआ है, कितना भी बड़ा से बड़ा अंक दिया हो, लास्ट का अगर डिजिट 2 से डिविजिबल है, मतलब सम है अगर, तो वो संख्या कैसी होगी, सम। अगर लास्ट का डिजिट विषम है तो वो हमारी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक अंक से भी पता कर सकते हैं कि संख्या कैसी हमारी, सम या फिर विषम। इसके बाद आती है बात हमारी भाज्य और अभाज्य संख्या की बात है। तो भाज्य संख्या कौन होती है, पहली बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि वे संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, एक तो 1, और जो दूसरा गुणनखंड होगा वो खुद संख्या होगी, खुद संख्या होगी। वो संख्या क्या कहलाएगी, तुम्हारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी बहुत सारी ऐसी संख्या हैं जो कि क्या है, आपकी सम संख्या को अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है, सबसे छोटा जो प्राइम होता है अभाज्य संख्या बोलते हैं, वो कौन सा होता है, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम है। इसके अलावा जितने भी अभाज्य संख्या होंगी वो सभी कैसी होंगी, विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अगर सबसे छोटा और सम अभाज्य आपसे पूछा जाता है तो वो हमारा कौन सा होगा, 2 होगा। अब एक चीज बात आती है दिमाग में कि 1 भी क्या है, 1 का भी गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है। तो 1 क्या अभाज्य संख्या है, तो नहीं, ना तो 1 आपकी अभाज्य और ना ही 1 भाज्य के अंदर आती है। क्यों नहीं आती, समझ लीजिए। भाज्य होने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड की जरूरत पड़ती है और अभाज्य होने के लिए हमें कम से कम 2 गुणनखंडों की जरूरत पड़ती है। 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, 1 × 1। इस वजह से हम 1 को भाज्य संख्या के अंदर को अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं रख सकते और ना ही भाज्य संख्या के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड भी नहीं होते। क्योंकि आगे जब मैं आपको बताने वाला हूँ भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्याओं के लिए जरूरी होता है ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। जैसे हम बात करें 4, 6, 8, कम से कम। तो अगर हम बात करें तो इसका क्या है, 1 से भी भाग इसमें चला जाएगा, 2 से भी भाग इसमें चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा। तो इसके कितने हो गए, 3। अगर हम 6 की बात करें तो 6 में भी क्या हो जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और मतलब 6 से भी चला जाएगा। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 4। तो 3 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते हैं। अगर किसी भी
संख्या के 3 गुणनखंड हैं तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, और अगर 2 गुणनखंड हैं, एक तो 1 और दूसरा वो संख्या, तो वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, जी आपका इसमें नंबर सिस्टम में बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको मालूम है तो आप आगे की चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप वीडियो को देखते रहें और लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा और आपके पास मैसेज आएगा। धन्यवाद।